मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे, प्रवक्ता डाइट गणित, डीएलएड 2019 बैच की दिनांक 6 नवंबर 2020 को जो परीक्षा हुई थी गणित विषय की, यद्यपि कुछ अप्रिय कारणों की वजह से वो पेपर रद्द कर दिया गया है। उसके बाद भी हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे ये कहा है, रिक्वेस्ट किया है कि सर जी उस पेपर का भी सॉल्यूशन बता दीजिए, क्योंकि अलग अलग चैनल्स पे कई प्रश्नों के, खास तौर से प्रश्न संख्या 1 और 11 इनको लेके बहुत कन्फ्यूजन है कि सही उत्तर क्या है। तो इस चैनल पे मैं पूरे ही 18 प्रश्न का मैं आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूं, और पहले और 11वें प्रश्न में जिसमें दिक्कत हो रही है उसको पूरे डिटेल में तर्क के साथ मैं आपको उसका उत्तर समझाऊंगा। तो मेरे पास देखिए पेपर है और क्रम से आपको स्क्रीन पर दिखाई भी देगा, और बेहतर होगा कि पेपर आप अपने हाथ में ले लें ताकि उत्तरों को समझने में, सॉल्यूशन को समझने में आपको कोई परेशानी न हो। तो देखिए पहला प्रश्न है, ये पहला ही प्रश्न बड़ा ही कॉन्सेप्ट वाला है। जिनको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो अधिकांश लोग गलत करके चले आए हैं। प्रश्न है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 3, 5 और 8, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर की हैं, तो यह त्रिभुज होगा। आप में से अधिकांश ने ये किया है कि जैसे ही 3, 5 और 8 देखा है, विकल्प नंबर 3 विषम बाहु त्रिभुज पर निशान लगा के चले आए हैं और पूरे कॉन्फिडेंस में हैं कि सही है। लेकिन यदि आपने ऐसा किया है तो आपका उत्तर गलत है। ऐसा इसलिए कि त्रिभुज तभी बनता है जब दो भुजाओं का योग तीसरी से अधिक हो। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 8 आएगा। यदि 8 सेंटीमीटर की एक 8 रेखाखंड खींच लें, और त्रिभुज बनाने के लिए क्या करते हैं, इधर से 3 सेंटीमीटर का खींचेंगे और इधर का 5 सेंटीमीटर का, और कायदे से कटना चाहिए, इस कटान बिंदु को ही मिलाते हैं तो त्रिभुज बनता है। लेकिन इस अवस्था में आप करके देखिएगा लंगड़ा प्रकार और पेंसिल से कि जब 3 सेंटीमीटर का कट मारेंगे और 5 सेंटीमीटर का कट मारेंगे तो यहाँ पे टच होके जाएगा और सरल रेखा ही बन पाएगी, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संख्या है। तमाम ऑप्शन दिए हुए हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। अब इससे आसान प्रश्न दूसरा नहीं हो सकता है। प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं, जिन संख्याओं से गिनते हैं वस्तुओं को, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते आगे बढ़ता जाता है, तो उसमें पहला ही ऑप्शन दिया है 2, ये सही है। प्राकृतिक संख्या इसे ही बोलते हैं। दूसरा अगला है तीसरा कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। अब इसमें पहले ऑप्शन नंबर 2 बचपन से ही याद भी आप किए हैं कि पाई अपरिमेय है। चौथा प्रश्न देखिए दिया है कि निम्नलिखित में से सर्वसमीका है। समीकरण और सर्वसमीका का जो मैंने वीडियो दिया था बड़ा डिटेल में, उसमें आपको अंतर मैंने समझाया है। तो सर्वसमीका जो है, इस अगर दूसरे वाले ऑप्शन को देखें, ये इस तरह से है। ये किताब का सवाल है, किताब में दिया हुआ है, सर्वसमीका वाले चैप्टर में सेम प्रश्न है ये। इसको हल करेंगे। सर्वसमीका का मतलब यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में x की जगह पे चाहे कुछ भी नंबर रख दें, दोनों तरफ का मान बराबर होना चाहिए। इसको खोलेंगे यदि इस वाले को इधर को, तो आप देख रहे हैं कि यही चीज़ आएगी। ये तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इसमें सही है। यह है प्रश्न कि 3x + 2, यद्यपि ये प्रश्न मैंने एक अभ्यास प्रश्न में दिया था, तो संभवतः ये 3rd सेमेस्टर वाले अभ्यास प्रश्न में मैंने दे दिया था। इसमें ये करते हैं कि ये जो आधार है, दोनों साइड में आधार के रूप में 81 को भी लिखेंगे। तो 81 को लिखेंगे 3, आधार 3 हो गया। और 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 81 आ जाए, तो 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, यानी 3 की घातांक जो है 4 रहेगा। अब बेस बराबर हो गया तो घातांक भी आपस में बराबर होंगे, यानी x + 2 = 4, तो x = 2। और ऑप्शन में दिया है पहला ऑप्शन, इसका पहला ऑप्शन सही है। निश्चित रूप से आपने इसे सही किया होगा। तो बहुविकल्पी प्रश्न हम लोगों ने हल
कर लिए। अब देखिए, अब अति लघुत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहे हैं। ये छठा प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। ये वर्ग समीकरण है। यद्यपि ये 4th सेमेस्टर में है कायदे से, लेकिन यहाँ भी आ गया है। तो क्या करते हैं कि ये वाला जो लास्ट वाला नंबर होता है जिसमें x नहीं है, इसके गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए, इसके बहुत सारे गुणनखंड होंगे, है ना, 2 3 6। अब उनमें से यहाँ देखते हैं कि प्लस का चिन्ह है कि माइनस का चिन्ह है। यहाँ पे तो प्लस का चिन्ह है, तो इसमें से ओ वाला गुणनखंड लेंगे जिसको जोड़ने पे ये नंबर आ जाए। तो देखिए, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 2 और 3 वाला गुणनखंड लेंगे तो हमारे काम का नहीं है। करते क्या हैं, या एक्स स्क्वायर माइनस, अब 7 को 1 और 6 के जोड़ के रूप में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ प्लस का निशान है। एक्स अपनी जगह और ये प्रोसेस है, आप लोग जानते भी हैं। इसको खोल लेते हैं, माइनस 6x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, जो भी कॉमन लेने लायक हो। यहाँ देखिए x कॉमन लेंगे तो x यहाँ से ये माइनस का चिन्ह चूंकि आ गया, तो यहाँ थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत होती है। माइनस 6 कॉमन लिए हैं तो यहाँ तो x बचा, और यहाँ प्लस, चूँकि ये खोलेंगे उल्टा समझते हैं, तो माइनस माइनस प्लस ये वाला आ जाता है। सही आपने किया है। इसकी पहचान यही है कि ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ये दोनों बराबर आएंगे, क्योंकि फिर इनको कॉमन लेना है। x माइनस 1 और x माइनस 6 बराबर 0। x माइनस 1 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ x बचा है, माइनस की जगह पे माइनस है और 6 की जगह पे 6 है। यहाँ से देखिए, दो संख्याओं का गुणा 0 है, तो यदि x बराबर 1 0 तो ये दे देगा x बराबर 1, और यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो ये दे देगा x बराबर 6। तो आपका उत्तर है 1 और 6। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। ये प्रश्न एक बार और आया हुआ है, पिछले साल या उसके पहले आया हुआ है, मुझे याद है। ये बहुत आसान प्रश्न है। तो देखिए, एक पुस्तक का मूल्य पूछ रहा है, तो मान लीजिए कि एक पुस्तक का मूल्य जो है वो है x रुपये। तो 5 पुस्तक का मूल्य क्या हो जाएगा, 5x रुपये, और 7 पुस्तक का मूल्य हो जाएगा 7x रुपये। कह रहा है कि 5 पुस्तकों का मूल्य जो है वो 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। देखिए, 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 14 रुपये कम है। इसको घटा लेंगे तो 14 आ जाएगा, और x बराबर 14/2 यानी 7। और x क्या था, एक पुस्तक का मूल्य था, तो एक पुस्तक का मूल्य आया 7 रुपये। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। ये छोटा सा समीकरण बनाना है और उसको हल कर लेना है। आइए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 मैंने इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपके अभ्यास के लिए, अभ्यास वाले प्रश्नावली में मैंने दिया था। जो मैंने रिवीजन वाले 3 वीडियो बनाए हैं उसमें ये प्रश्न इस तरह के मैंने तमाम दिए थे, और मैंने सबसे कठिन वाला प्रश्न जो है हल करके बताया था, और इसको हल करने का मैंने ट्रिक भी बताया था। लाना है उत्तर a स्क्वायर प्लस 1/a² कितना होगा। ट्रिक मैंने आपको बताया था, यद्यपि मैंने मना किया था कि ट्रिक से मत लगाइएगा, लेकिन ट्रिक से मैं उत्तर बता दे रहा हूँ। यहाँ जो कुछ भी नंबर होता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं और उसमें से 2 घटा देते हैं। ये उत्तर है। 3 3 9 में से 2 जाएगा तो 7। लेकिन इस विधि से हमें नहीं करना है। कैसे करेंगे, a प्लस 1/a है और यहाँ स्क्वायर है, तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। 1 प्लस a का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ आएगा a स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1/a प्लस 1/a स्क्वायर, और इधर 9। यहाँ ये कट जाएगा। अब ये चीज़ कहाँ से आया है, बहुत लोगों के समझ में यदि नहीं आ रहा है तो यहाँ फार्मूला लगाया गया है। a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह पे a है और b की जगह पे 1/a है। तो अब ये मैं मिटाता हूँ, आपके समझ में आ गया होगा। ये कट जाएगा, ये अपने आप सेट करके दिया गया रहता है कि ये कट ही जाएगा। तो a स्क्वायर
प्लस 1/a², ये वाला 2 बचा है तो 9 में से 2 जाएगा, देखिए 7। अभी ट्रिक वाले की वजह के नियम से यहाँ पे आया हुआ था, उत्तर आ गया 7। ये भी बहुत ही आसान है, मैंने बहुत प्रैक्टिस कराया था और अभ्यास प्रश्न में बहुत सारे प्रश्न मैंने दिए थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए पेपर बहुत ही आसान था और आप लोगों ने किया भी था, लेकिन दुर्भाग्य से अब रद्द करना पड़ा है, तो फिर से तैयारी करिएगा, निराश मत होइएगा। अब 9वां सवाल है कि एक बगीचे में 2025, टोटल ये 2025 लिखा हुआ है, इतने पौधे हैं और प्रत्येक पंक्ति में, पंक्ति का मतलब ऐसे ऐसे पौधों की पंक्तियां बनाई गई हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं, ये पौधे हैं, ठीक है ना। जितनी पंक्तियां हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 समझने के लिए, ये समझने के लिए मैं चित्र बना दे रहा हूँ, इसका मतलब यही होता है, सब में लगा रहेगा। जितनी बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे हैं। मैंने वर्गमूल वाले वीडियो में बताया था कि ऐसे सवालों में क्या करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। 2 ही दिन पहले मैंने वीडियो डाला था वर्गमूल वाला, तो 2025 का वर्गमूल निकाल लेना है। वर्गमूल निकालने की इसमें जो है सबसे आसान विधि है गुणनखंड विधि। क्या करते हैं, 2 2 4 1 5, 3 से कट जाएगा तो 3 3 6 18, 2 3 7 21, 3 5 15, फिर अभी 7 5 7 6 13, 5 18, अभी भी 3 से कटेगा। मैं 3 से कटने वाला नियम लगा रहा हूँ, 3 दूनी 6 और यहाँ 25 आएगा, अभी भी 3 से कटेगा, 5 2 7 2 9, 3 3 7 21, 3 5 15, अभी भी 3 से कटेगा, 25 आएगा, अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5, और तब तक करते रहते हैं जब तक यहाँ 1 न आ जाए। ये अभाज्य गुणनखंड हमने किया है, इसमें हमने बताया है पहले ही कि 2 से 3 से 5 से 7 से 11 से ऐसे नंबरों से चेक करते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो खड़े नंबर आए हैं, यहाँ पे थोड़ा जगह की ज़रूरत पड़ेगी मुझे। 2025 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये खड़े वाले नंबर हमने लिख लिए हैं। वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का निशान बनाएंगे, ये वर्गमूल के निशान के अंदर ही है, और जोड़ा बना लेते हैं सारे नंबर का। जोड़ा बनाना मैंने वीडियो में बताया था वर्गमूल वाले, और प्रत्येक जोड़े से 1 1 निकाल लेते हैं। 3, इस जोड़े से 1 3 और इस 5 से 1 5 बाहर आएगा, 3 3 9 9 5 45, कुल 45 जो पूछा जा रहा है कि प्रत्येक पंक्ति में कुल कितने पौधे लगे हैं। प्रत्येक पंक्ति में कुल 45 पौधे लगे हैं, ये उत्तर आप लिख दीजिएगा। ऐसे बगीचा बनाएंगे, पौधों का वो बनाएंगे तो 45 पंक्तियां बनानी होंगी ऐसे, और प्रत्येक पंक्ति में 45 पौधे होंगे, तो 45 में 45 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2025। अगला सवाल, अब अति लघुत्तरी प्रश्नों का 10वां सवाल देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने लिख भी दिया है। प्रश्न इस तरह से है, एक पुस्तक का मूल्य दिया हुआ है इतना, और इसी प्रकार इतने पुस्तकों का मूल्य बताइए। मैंने रिवीजन वाले एक वीडियो में इस तरह का प्रश्न का वीडियो मैंने समझाया था कि एक ज़िले में इतने विकास खंड हैं और प्रत्येक विकास खंड में इतनी बालिकाएं हैं, तो कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक पुस्तक का दाम 50 रुपये है और 10 पुस्तकें लेनी है, तो क्या करते हैं, गुणा ही तो करते हैं कि 50 में 10 का गुणा कर देंगे और कुल दाम आ जाएगा 500 रुपये। तो इसका और इसका गुणा करेंगे, ये व्यंजकों का गुणा वाला है, व्यंजक 2 व्यंजक दिए हों, पहला व्यंजक ये है और दूसरा व्यंजक ये हो जाएगा, और आपस में गुणा करेंगे तो कुल पूछा गया है कि कुल मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मूल्य क्या हो जाएगा, कुल मूल्य इनका गुणा करेंगे। कैसे गुणा करते हैं आपको हमने बताया भी था, फिर बता देते हैं, ताकि अगले पेपर में जो होने वाला है, अगर इस तरह का प्रश्न आता है व्यंजकों का गुणा, तो आप आसानी से कर सकें। ये 2 ब्रैकेट हैं, इनको मान लीजिए कि ये 2 घर हैं और पटता नहीं है, एक परिवार के एक घर के सदस्य हैं, एक घर के सदस्य हैं, और बीच में देख रहे हैं ना गुणा करना है। गुणा का मतलब है ना मार काट, काटा पीटी है ना, ये तो ये मार करने जाएगा, मार काट करने इनसे जाएगा, ये पहला वाला जाएगा और सबसे गुणा करेगा, लड़ेगा, चाहे आप जैसे समझ लें। तो 5x² का गुणा पहले वाले से होगा, हो जाए
अंक जो होते हैं या संख्याएं जो होती हैं अंक वाली, उनका आपस में गुणा होता है। 5 दूनी 10, और अक्षरों का अक्षरों में गुणा होगा। एक्स स्क्वायर का एक्स में होगा तो एक्स क्यूब। अब इसका काम खत्म हो गया। अब ये प्लस का निशान है, यहाँ भी प्लस है। चिन्हों का भी गुणा होता है, प्लस का प्लस में गुणा प्लस आता है, और ये फिर जाएगा इससे गुणा करेगा। तो 5 पचे 25, और अक्षर कोई है नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये दोनों लोगों से गुणा कर लिया, इसका काम खत्म। अब ये चलेगा गुणा करने इनके घर में। तो पहले किससे गुणा होगा? 2x से। तो 2x का इस 2x से गुणा होगा तो 2 दूनी 4 x स्क्वायर, काम खत्म। 2x का अगली बार 5 से गुणा होगा तो 5 दूनी 10 x, इसका काम समाप्त। प्लस अब 1 जाएगा, दोनों से बारी बारी से गुणा कर लेगा। तो 2x और 1 का गुणा 5 से होगा तो 5। ये अब इसको जो है जानते हैं कि सजातीय पदों का ही आपस में जोड़ या घटाना होता है। तो 10x के सजातीय कोई नहीं है, क्योंकि क्यूब वाला जो टर्म है वो कहीं नहीं है, केवल अकेले यही है। एक्स स्क्वायर वाला 2 टर्म है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। 25 और 4 29 एक्स स्क्वायर। अब देखिए 10x और 2x सजातीय पद हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। 10 2 12x और प्लस 5 अकेले पड़ जाएगा। ये उत्तर आ जाएगा। निश्चित रूप से ये उत्तर आपका आया होगा। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं 11वां प्रश्न। आप डिटेल में समझिएगा, क्योंकि इसके हल कई चैनल्स में अलग अलग ढंग से बताए जा रहे हैं। सही हल क्या है ये मैं आपको तर्क के साथ समझाऊंगा और उदाहरण भी समझाऊंगा। -1/2 और 5/4 के बीच समदूरस्थ संख्याएं बतानी हैं 2। इस पर मैंने एक परिमेय संख्याओं वाला वीडियो बनाया था, जिसमें 2 संख्याओं के बीच मैंने उदाहरण लिया था कि 4 समदूरस्थ संख्याएं कैसे निकालते हैं। इस सवाल में 2 ही निकालने हैं समदूरस्थ संख्याएं। तो तरीका ये है, एक तरीका तो ये है कि जितनी संख्याएं पूछी जाएं उनमें 1 जोड़ लेते हैं, मानी 3। और आगे का प्रोसेस वीडियो में है, आपने देखा है। लेकिन इस सवाल को मैं और भी आसान तरीके से हल करता हूं, क्योंकि एक ही नंबर में पूछा गया है। ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। टेक्निक हम क्या लगाएंगे, ये संख्या रेखा है, बीच में 0 है, इधर नेगेटिव नंबर है, तो कहीं बाएं साइड में पोजीशन -1/2 का यहाँ पे होगा, और 5/4 चूँकि पॉजिटिव है इसलिए इसकी पोजीशन यहाँ पे कहीं होगी। अब इन दोनों नंबर्स के बीच में समदूरस्थ, माने यहाँ से भी बराबर दूरी पर हो, यहाँ से भी बराबर दूरी पर हो, और आपस में भी बराबर दूरी पर हो। तो मान लेते हैं कि कहीं एक पहला नंबर यहाँ होगा और दूसरा वाला यहाँ पे होगा। यहाँ से यहाँ की दूरी, यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है। चित्र भले ही थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो मान लेते हैं कि ये दूरी x है, ठीक है ना। तो -1/2 में केवल x जोड़ें तो देखिए -1/2 है, उसमें x जोड़ने पे पहला वाला नंबर आ जाएगा। फिर x जोड़ें उसमें तो दूसरा वाला नंबर आएगा। देखिए x + x, और एक और x जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5/4। ये बहुत आसान टेक्निक है। तो देखिए 3x बराबर 5/4 + 1/2। इसको मैं जल्दी से हल कर दे रहा हूँ। 4 5 यहाँ आएगा 2, यानी 7/4। यहाँ से x बराबर आएगा 7 नीचे जाएगा 3, तो 7/12। पहला नंबर क्या आएगा, पहली संख्या जो पूछी जा रही है समदूरस्थ, ये -1/2 में x यानी 7/12 जोड़िए तो लघुत्तम आएगा 12, यहाँ +7 और यह -6, 1/12। ये जो पहला नंबर है वो है 1/12। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, अब इस 1/12 में फिर x जोड़िए, x माने 7/12। इसे हल करेंगे तो 8/12 आएगा। काटना चाहे तो काट सकते हैं, 4 दूनी 8 और 4 तिहाई 12। ये दूसरी संख्या है आपकी 2/3। अब देखिए मैंने प्रश्न हल कर दिया है, उत्तर आ गया है। ये सवाल जो है कक्षा 7 की किताब का सेम सवाल है।
मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो हम लोग की सरकारी किताब है कक्षा 6, 7, 8 की, उसको पढ़ लीजिए, लेकिन आप शायद खैर कक्षा 7 की किताब में यही सवाल दिया गया है, लेकिन पूछा गया है कि समदूरस्थ 8 संख्याओं को बताइए। ये किताब में ऐसा 8 संख्याएं बताई गई हैं, मतलब पूछी गई हैं। तो देखिए -1/2 और 5/4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 पे जो है किताब में हल है। लेकिन हम इस प्रश्न में जो आया है वो 2 ही नंबर पूछे जा रहे हैं, तो बराबर दूरी पर कौन से होंगे? तीसरा और छठवां। देखिए ये 2 गैपिंग, 2 गैपिंग, 2 गैपिंग। आप किताब को देखिएगा, किताब में ये सवाल हल है, आप देख लीजिएगा कि तीसरा नंबर और छठवां नंबर का उत्तर क्या है, आपको मालूम चल जाएगा कि ये वही उत्तर है जो मैंने लाया है। आइए अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करते हैं जो 2-2 नंबर के होते हैं। ये प्रश्न आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। इसका गुणनखंड करना है, ये व्यंजक है, इसका गुणनखंड कर देना है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, आप कॉपी में क्या लिखेंगे? उत्तर, ऐसे 12 और यहाँ हल। आपको मैंने वीडियो में बताया है ताकि अच्छा नंबर आप पावें। आप देखेंगे कि क्या चीज़ कॉमन है। गुणनखंड का मतलब यही ना होता है कि ऐसे ऐसे गुणे के रूप में लिखना है कि जिनका आपस में फिर इन खंडों का गुणा जो है ये वाला आ जाए, यही करना है। तो देखिए यहाँ x पर 4 घात y और x y पे 4 घात है, देखिएगा। तो या दोनों जगह से x y कॉमन निकल जाएगा, यहाँ बच जाएगा x³ और यहाँ बच जाएगा y³। ये तो अब बाहर रहेगा। और यहाँ a³ - b³ का फार्मूला बस लगा देना है। बहुत ही आसान था, ये सर्वसमीका है, आपने फार्मूला पढ़ा भी है। मैंने कहा था कि फार्मूला थोड़ा मिला लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ये सूत्र है डायरेक्ट, इसमें बहुत समस्या वाली बात नहीं है। और यहाँ लिख दीजिए, उत्तर आपका आ गया, ये हो गया। ये बहुत ही आसान सवाल था। तो आइए अब हम लोग 13वां प्रश्न, बोर्ड पे देखिए, आपको दिख रहा होगा। एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है। ये रास्ते के क्षेत्रफल पर मेरा पूरा का पूरा एक वीडियो है जो आप लोगों ने पसंद भी किया है। एक वर्गाकार ये खेत दिया है, मैदान है, एक भुजा 28 मीटर है, तो चारों भुजाएं 28 मीटर की होंगी। यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वाले को लिए छोड़ दिया गया, चारों तरफ से अंदर की तरफ। ये बाहर सवेरे सवेरे आके लोग टहलते हैं ना मैदान में, तो ये टहलें ये लोग। तो 2 मीटर इधर से छोड़ा गया है और 2 मीटर इधर से, चारों तरफ से 2-2 मीटर छोड़ा गया है, देख लीजिएगा भाई। तो ये जो अंदर वाला हिस्सा है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो अंदर वाला भी तो वर्ग ही बनेगा ना, चारों तरफ से 2-2 छोड़ा गया है, तो अंदर वाला भी वर्ग बना। ये देखिए लाल वाला, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 28 में से 2 इधर से और 2 इधर से, यानी 2 + 2 बराबर 24। ये अंदर वाले वर्ग की भुजा हो जाएगी 24 मीटर, और उसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये बहुत ही आसान सवाल है, ये माने बहुत छोटा सवाल है। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देना है, भुजा का वर्ग। मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा जल्दी लिखता हूँ। 24 का वर्ग आपको याद भी है, मैंने कहा था कि 20 तक का वर्ग आप याद कर लीजिएगा तो सवाल आसानी से लग जाएंगे। 576 वर्ग मीटर ये होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। ये कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों के परिमाप, ये परिमाप दिया हुआ है। पहले का है 40 सेंटीमीटर और दूसरे का 50 सेंटीमीटर, और त्रिभुज दोनों समरूप हैं। समरूप के मतलब देखने में एक जैसे होते हैं, बड़े छोटे भले ही हो जाएं। पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो आप लोगों को मैंने बताया था समरूप त्रिभुज का पूरा वीडियो है, बहुत सारे सवाल उसमें हल किए गए हैं। उसमें बताया गया है, मान लीजिए ये पहला त्रिभुज है A1, इसको नाम दे दे रहे हैं इसके क्षेत्रफल को, दूसरे वाले को A2 दे दें। तो त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजाओं के, पहले भुजाओं के वर्गों के, अगर इसको हम A कहें और इस भुजा को संगत भुजा मान लीजिए ये B है, ये संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है, ठीक है ना। और
साथ में ये भी बताया गया कि जो संगत भुजाएं होती हैं समरूप त्रिभुज की, वो परिमापों के अनुपात में होती हैं। भुजाएं परिमाप के अनुपात में होती हैं और क्षेत्रफल भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। अब यहाँ से अगर वर्ग कर दें तो ये होगा कि नहीं। अब a बटा b जो आया है यानी P1 स्क्वायर बटा P2 स्क्वायर, अर्थात क्षेत्रफल जो है त्रिभुजों के वो उनके परिमापों के वर्गों के अनुपात में होंगे। अब देखिए 40 का वर्ग और बटा 50 का वर्ग, 40 का वर्ग 40 गुणे 40 और 50 का वर्ग 50 गुणे 50, ये कट मारिए 4 चौको 16 बटा 25, यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात A1 संबंध A2 बराबर 16 संबंध 25। ये आपका उत्तर आया होगा, मिला लीजिएगा। अगला सवाल लघुत्तरी का 15वां है। ये दिया हुआ है कि 671, 781 और 1441 का मौसम भाग विधि से निकालिए। आपकी परीक्षा के मुश्किल से 5-6 दिन पहले ही मैंने ये मौसम और लौसम का एक बहुत ही बढ़िया वीडियो दिया था, जिसमें मैंने आपको बम और छोला के ट्रिक से मौसम और लौसम में अंतर करना सिखाया था और बताया था कि भाग विधि से मौसम कैसे निकालते हैं। आइए इसको हल भी कर लेते हैं। पहले क्या करते हैं कि जो दो छोटे वाले नंबर हैं उनका आपस में भाग करते हैं। चलिए भाग कर लेते हैं। एक बार में जाएगा 671, घटेगा तो यहाँ 0 और 1 1, 671 6 बार जाएगा, 660 हमारे ख्याल से आएगा, 1 यहाँ 11 आया, 671, 11 छक 66 और फिर 11 ये कट गया। कटने का मतलब कि ये जो 11 है इन दोनों का मौसा है। अब इस 11 से 1441 में भाग देके चेक करते हैं और सेम प्रोसेस अपनाते हैं। देखें क्या होता है। 11 एकम 11, 3 4, 11 3 33, 1 1, 11 एकम 11 कट गया। कटने का मतलब कि यही 11 इन तीनों का क्या है, मौसा है। आपका उत्तर आना चाहिए 11। अगला जो प्रश्न है इसमें इन नंबर्स का ये आंकड़ा दिया हो गया, इन आंकड़ों में जिन संख्याओं का इस्तेमाल है उसकी माध्यिका निकालनी है। ये अभी कुछ ही दिन पहले, यद्यपि ये चौथे सेमेस्टर में मैंने वीडियो भी पोस्ट किया था माध्यिका निकालने के लिए। तो ये क्या करते हैं कि आरोही क्रम में सजा लेते हैं, आरोही क्रम में सजा लेंगे। सजाने के लिए क्या करते हैं, देखते हैं कि सबसे छोटा वाला नंबर कौन है, तो 4 है। आरोही क्रम में सजाने पे पहला नंबर आया 4, उसके बाद आएगा और काटते भी चलते हैं 5, फिर नंबर है 7 का, 7 के बाद 9 का, 9 के बाद 10 आया है, 10 के बाद 11, 11 के बाद ये देखिए 12, 12 के बाद 15। ये काटने से ये होता है ना कि गलती नहीं होती है, मैंने आपको बताया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जरूर कर लेते हैं, गिन लेते हैं, मिला लेते हैं, नहीं तो छूट जाता है, कोई कोई गलती हो जाती है। और ऐसे प्रश्नों में ध्यान रखिएगा, यदि आगे के प्रश्न सांख्यिकी के आते हैं पेपर में तो खूब इत्मीनान से उतारा जाता है। उतारने में ही बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं और आके कहते हैं कि मेरा तो सब सही था, नंबर कट गया। गलत उतारेंगे तो नंबर तो कटेगा ही। तो अब देखते हैं भाई, विषम संख्या है ना, कुल कितने नंबर हैं, 9 है। 9 क्या है, विषम है। तो जब विषम संख्या होगी तो आप जानते हैं कि माध्यिका निकालनी है। सब बहुत ही आसान काम है। माध्यिका का मतलब कि आरोही क्रम में सजाने पे सबसे बीच में कौन आ रहा है, 1 2 3, ये बीच में आ रहा है 5वां वाला। तो उत्तर 10 हो गया। लेकिन फार्मूला क्या है, फार्मूला हमने आपको बताया भी था कि यदि नंबर्स इनके कुल n होते हैं और विषम हैं तो n+1 बटा 2वां पद, इसको अभी यहाँ पे मिटाए रहते हैं, ये जो होता है यही माध्यिका का फार्मूला है। n+1 यहाँ पे 9 + 1, n की जगह पे 9 है, बटा 2वां पद, 9 1 10 बटा 2 यानी 5वां पद सजाने के बाद जो 5वें नंबर पर आवे, यानी हमें
क्या करना है कि जो आरोही क्रम में नंबर है देखना है कि 5वें नंबर पर कौन सा आया है। 1 2 3 4 5 यानी 10, उत्तर आ गया 10। 5वां पद 10 है, ये उत्तर आ गया। अब देखिए 17वां प्रश्न है, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई हो जाएगी x + 5। नेबुला मैथ्स के यदि अभ्यास प्रश्न को आपने हल किया होगा, मैंने रिवीजन के लास्ट में दिया था, तो सेम प्रश्न है ये, हल्का सा बस अंतर है। कहाँ पे अंतर है? दिया गया है इसमें कि इस आयत का परिमाप 26 सेंटीमीटर है और मैंने जो सवाल दिया था 26 की जगह पे 40 कर दिया था। अब देखिए आपके लिए नेबुला मैथ कितना फ़ायदेमंद है। एक एक सवाल का अभ्यास करिए और अंत में जो अभ्यास प्रश्न है उसका भी अभ्यास करिए, तब आपका मैथ में 25 में 25 आने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्या करना है? सवाल तो ये है, तो आप जानते हैं आयत का परिमाप का सूत्र लगाएंगे। परिमाप बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप है 26, 2 ही रहेगा। लंबाई है x + 5 और चौड़ाई है x। हमने मान रखा है, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि माना आयत की चौड़ाई x सेंटीमीटर और लंबाई जो है x + 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है। अब इसको हल कर लेना है बस। ये 2 नीचे जाएगा तो 26 में भाग जाएगा। तो देखिए आप ये काम करिएगा, डायरेक्ट मत लिखिएगा। आप जब भी कॉपी में हल करें तो ये कट का निशान आपका दिखाई देना चाहिए। ये 13, ये कटिंग अगर नहीं है तो ये माना जाता है कि आपने कहीं से गाइड वाइड से रट रखा है। तो 2x बराबर 13 - 5, तो x बराबर 13 में से 5 जा 8 बटा 2, कट का निशान 4, x बराबर 4, यानी चौड़ाई आ गई, चौड़ाई बराबर 4 सेंटीमीटर। तो लंबाई कितनी होगी? थोड़ा जगह की कमी है। ये लंबाई x है तो 4 और प्लस 5 यानी 5 × 4 9 सेंटीमीटर। ये 9 आया, ये 4 आया, 9 × 4 13 और 13 दूनी 26। ये परिमाप 26 आ गया। ये भी 9 होगा, ये भी 4 होगा, जोड़ लीजिए, उत्तर एकदम सही है। और इस पेपर का अंतिम प्रश्न 18वां, इसमें दिया गया था कि निम्नलिखित आंकड़ों के, ये आंकड़े दिए गए हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा और आपके हाथ में पेपर अगर है तो देख लीजिएगा। 5 का वर्ग अंतराल लेकर बारंबारता बनाइए, बारंबारता सारणी बनाइए। 2 को मैंने वर्ग अंतराल और बारंबारता सारणी पर 2 वीडियो बनाए हैं, एक अवर्गीकृत आंकड़ों का, एक वर्गीकृत आंकड़ों का। ये वर्गीकृत आंकड़ों वाला सवाल है और केवल बारंबारता सारणी ही बनानी है। बनाया जाए 5-5 का बनाना है ना, तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर क्या है। तो पता लगा 2 है और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो 48 है। ये क्या होता है? इससे परिसर, इनके अंतर से परिसर मालूम चलता है। तो हमें शुरू करना पड़ेगा 0 से, क्योंकि 2 नंबर आ गया ना, ये 2 आ गया। तो 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45 और 45 से 50। ये हम बनाएंगे ऐसे। अब देखिए पहले नंबर को देखिए, 2 को काटे और 2 का स्थान है यहाँ पे, एक लकीर खींचेंगे। 4 का स्थान यहाँ, एक लकीर खींचेंगे, टैली मार्क बनाते चलेंगे। 8 का पोजीशन इसमें आएगा, 11 का पोजीशन इसमें आएगा, 14 का पोजीशन इसी में आएगा, 16 का पोजीशन इसमें आएगा, 20 का पोजीशन। अब देखिए आपको वीडियो में समझाया गया था कि 20 कहाँ होगा, इसमें नहीं होगा, अगले वाले में होगा। 28 का पोजीशन यहाँ होगा, 25 का पोजीशन 25 इस वाले में आएगा, 40 ये बाद, ये 40 यहाँ भी है, यहाँ भी है, बाद वाले में आएगा यहाँ पे। 40 के बाद 30 आएगा यहाँ पे, 48 आएगा इस वाले में। अब इनको गिन लेंगे, बारंबारता में लिख देंगे। 0 से 5 ये 2 है, इसमें 1 है बारंबारता, इसमें इन दोनों लकीरों को गिनेंगे तो 2,
इस वाले में 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 1, इसमें कोई नहीं है, 0, 1 और 1। ये आपका बारंबारता सारणी बन गई है। आपकी परीक्षा ये रद्द हो चुकी है पेपर का, फिर भी आपको इसलिए अभ्यास करा दिया गया है कि कभी कभी ये होता है कि मन में कि हमने तो सही ही किया है, नंबर कहाँ कट गया है। तो आप निश्चित देखे होंगे कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपसे कुछ हल करने में मिस्टेक हो गया हो, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस में आप हो कि हमने पूरा सही किया हो। तो ये देखने के बाद यदि आप में कुछ कमी रह गई होगी तो नेक्स्ट पेपर जो होने वाला है उसमें ये कमी नहीं आएगी। और मैं चाहता हूँ कि आपको 25 में 25 मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।